वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services. और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक चैनल ओनली करंट अफेयर्स, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड करते चलते हैं। उसी की सीरीज में आज हमारे पास है 8 अगस्त। अब हम ये लोग देख लेते हैं कि 8 अगस्त के इम्पोर्टेंट कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर्स हैं हमारे, इस पे कॉल करके कभी भी आप पीडीएफ के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। वही हम लोग बात करते हैं अब आगे टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला है यहाँ पर अभी 22वीं जो लॉ कमीशन आई है, विवाद से विश्वास, इससे जुड़ा हुआ मैंने एमसीक्यू भी आपको करवाया था। अब मैं सिर्फ जुड़ी हुई पूरी एग्जाम में डिटेल्स आपको बताऊंगी। विशेषाधिकार प्रस्ताव, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी ये बात चल रही है और इस पे 2018 में भी जो है आरएएस में प्रश्न पूछा गया था। स्टडी इन इंडिया पोर्टल, इनकैंडेसेंट एंड एलईडी बल्ब्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के ऊपर। अब आती है 22वीं लॉ कमीशन। अब 22वीं लॉ कमीशन का जो पूरा एक टर्म है, जो कार्यकाल है, वो 31 अगस्त 2024 तक आयोग ने बढ़ा दिया। देखो, असल में लॉ कमीशन का काम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में भरपूर लॉज बने। अब इन लॉ को समय समय पर बनाता भी तो कोई होगा, इस लॉ को चेक भी तो कोई करता होगा कि इसमें क्या चेंज करें, इसमें क्या सुधारें, इसमें क्या ठीक करें, इसमें क्या अपडेट करें। ये सारी बातें कैसे, कौन बताएगा, कौन करेगा इन सब चीजों को? वो है 22वीं लॉ कमीशन यहाँ पर ये चीज देखती है, मतलब लॉ कमीशन देखती है, जिसको सबसे पहले कौन लेके आए थे? लॉर्ड मैकॉले। याद करिए, लॉर्ड मैकॉले आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में खूब पढ़े। तो वो यहाँ पर जो है बनाई गई थी। उसके बाद से 1955 में उस समय के अटॉर्नी जनरल एमसी सेटलवेट के साथ मिलकर के पहली लॉ कमीशन बनाई गई। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये ना पूछे कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, क्या पता ये पूछ ले कि पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अटॉर्नी जनरल ही लॉ कमीशन के अध्यक्ष बना दिए गए थे, एमसी सेटलवेट। और आजादी के बाद से अब तक हर एक के 3 साल के हिसाब से 22 लॉ कमीशन बन चुके हैं। ठीक है। और 2020 में भी बनाई गई थी, लेकिन अब ये 2024 तक पहुंच गई है। मतलब इस बार की जो लॉ कमीशन है वो 4 साल तक एग्जिस्ट करेगी, जैसे हमेशा 3 साल तक करती है, इस बार 4 साल। समझ गए भाई बात को? तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि लॉ कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, वैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो विधि आयोग जो है, ये लॉ कमीशन जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है कानून के ऊपर सुधार करना, शोध करना, सरकार को सलाहें देना, ये सब काम देखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका काम होता है वो ये है कि भाई जो हमारा पूरा अभी कानून का व्यवस्था है आज के समय की, उसमें पूरा, तो इसमें नए नए कानून तैयार करेगी। आपको पता है नए नए कानून में इतने सारे पेजेस होते हैं, वो कौन तैयार करता है? वो भी यही तैयार करती है। और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, और साथ ही साथ ये सारे कामों को देखती है। इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें एक होते हैं अध्यक्ष, मतलब चेयरपर्सन, और साथ ही में इसमें और जो है रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, क्योंकि उन्हीं को तो नॉलेज है ना पूरे संविधान की, तो नॉलेज है उन पर्सन को। और 4 इसके अंदर पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जो अलग अलग फील्ड में अपना एक्सपर्टीज रखने वाले होते हैं, जैसे कि लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग शामिल। इसमें 5 से ज्यादा और लोग नहीं हो सकते, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर पूरा अपना काम देखती है। क्लियर हुआ? और इसकी जितनी भी यहाँ पर जो बातें इन्होंने कही है, जरूरी नहीं है कि सरकार को उसी के हिसाब से काम करता है। हो सकता है सरकार यहाँ पर उन बातों को एक्सेप्ट करे, हो सकता है उन बातों को रिजेक्ट कर दे। अभी जो 22वीं लॉ कमीशन आई है, जिसका कार्यकाल यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, वो यहाँ पे क्या काम देखने आई है? वो यहाँ पर यही अभी देख रही है कि भाई जितने भी अभी पुराने हमारे लॉस चल रहे हैं, उसमें जितने भी एरर्स हैं, एरर से मतलब ये है कि उसमें क्या क्या चीजें ठीक की जा सकती है, उनको ठीक कर रही है। उनके अंदर हम और ज्यादा क्या ऐड कर दे जिससे वो और बेटर हो जाए, वो चीजें चेक कर रही है।
और संशोधन करने की बातें कर रही है, जो रिपीटेड है, मतलब एक बात को दो बार लिखा गया है उसको हटाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये काम दिख रही है। साथ ही साथ सरकार और हमारे सरकार को जिस भी चीज के ऊपर एडवाइस करनी होती है उसको एडवाइस करती है, और सिर्फ एक चीज पे नहीं, हर एक चीज पे करती है, चाहे एनवायरमेंट का हो, ह्यूमन राइट्स हो, साइबर लॉ हो, सब में चेंजेस करती है। आपको पता है कि अभी जो हमारी लोकसभा बैठी हुई है वो कितने सारे अमेंडमेंट्स कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन अमेंडमेंट्स को लाने के पीछे इस लॉ कमीशन का ही हाथ है। और अभी इसीलिए इनका जो टर्म है वो हटाया नहीं गया, अगला एक साल फिर से बढ़ा दिया गया है, ताकि इनके पीछे की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लॉज बन रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं, उनमें हम एम्बिग्यूटीज, अस्पष्टताएं, विसंगतियां, उनको दूर कर सके। समझ में आया भाई? रिवाइज करो मेरे साथ। लॉ कमीशन जो है वो क्या काम देखती है? सारा लॉ का चेक करती है। पहली बार लॉर्ड मैकॉले 1833 में बनाया गया था, क्योंकि चार्टर एक्ट आया था। और इसी 1833 वाले चार्टर एक्ट में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पोस्ट का नाम चेंज करके इंडिया कर दिया गया था। और विलियम बेंटिक जो है पहले इस प्रकार से बनती है। ठीक है, ये सब बातें याद रखना। लॉर्ड मैकॉले वही है जिन्होंने एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी में भी भाग लिया था। लॉर्ड मैकॉले ने एंग्लिसिस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी थी कि भाई जो सारी लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी या हिंदी में रहेगी, उन सब के ऊपर भी बात की थी। ठीक है भाई, याद आ रहा है? ये सब बातें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, तो वो सारी बातें ही इसी के अंदर लिखी गई है। चलो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, लॉ कमीशन। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड वाला है हमारा विवाद से विश्वास की। अब देखो, विवाद विवाद का मतलब क्या होता है? कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। और विश्वास का मतलब ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर विवाद से विश्वास डाल रहे हैं, मतलब कि आपके जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, आपके विवाद निपटान जो होगा उसकी योजना है। सीधे से याद हो जाएगा इससे। अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब विवाद किस पे होंगे? ज्यादा से ज्यादा विवाद किस पे होने चाहिए? पैसों को लेकर के। तो पैसों के विवाद होते हैं तो वो कौन सॉल्व करेगा? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री सॉल्व करेगी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस संविदात्मक जो विवाद होते हैं उनको एक जैसा फटाफट से इसको सही किया जाएगा। इस स्कीम को यूनियन बजट 2023-24 में यहाँ पर लेकर के आया गया, जो कि हमारे जितने भी केसेस हैं जो कि गवर्नमेंट जिसमें इंक्लूडेड है, उन केसेस को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सेटलमेंट की अप्रोच रखी जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। देखा जाएगा कि भाई कितने सालों से वो केस पेंडिंग चल रहा है, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो इस योजना में भारत सरकार या भारत की सरकार के क्षेत्र में जो भी दायरा आ रहा है, सभी से जुड़े हुए विवादों को यहाँ पे शामिल करके सॉल्व किया जाएगा। और इसमें जितना भी अमाउंट होगा वो फटाफट से सॉल्व दे दिया जाएगा। कब? 30 अप्रैल 2023 से पहले तक के जितने भी ऐसे केसेस है उसमें सेटलमेंट अमाउंट जो है 85% हाथों हाथ दे दिया जाएगा। और ये बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होगा, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से लाया जाएगा, जिसमें पारदर्शी और जो है प्रॉपर ऐप वगैरह के थ्रू डिजाइन होगा। तो बाकी देखो ये पारदर्शी रहता है या नहीं रहता है वो तो आगे की बात है, पर फिलहाल लिखा है तो हमें पता होना चाहिए। और डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छे से करने के लेकर के आएगा। तो वही है कि लोगों में सरकार को लेकर के जो बिजनेस है उसके कॉन्फिडेंस को अच्छा रखने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम को स्टार्ट किया गया, ताकि हमें अलग से वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं इसको, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम किसको कहते हैं? और लोक अदालत को भी कहते हैं। लोक अदालत का अर्थ क्या होता है? ये लोक अदालत अलग से बनाई गई है ना, आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा भी एक अदालत बनाई जाती है जो है लोक अदालत, जो कि ऑल्टरनेट, एक वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में काम करती है। और ये इसी के निष्कर्ष में ये एक बनाया गया, ताकि आपकी जो समस्याएं वहां पे सॉल्व नहीं हो पा रही है वो आप यहाँ पे आके अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब कि अलग तरीके से एक और विवाद का निपटारा। समझ में आई बात? तो विवाद से विश्वास याद रखिएगा। आपसे सवाल ज्यादा से ज्यादा इसमें ये पूछेगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री लेकर के आई है, कौन से बजट में अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो लाइंस। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी वाला जो है ना, ये सेटलमेंट अमाउंट, निपटान राशि, ये इस पे सवाल बन सकता है। निपटान राशि पे ये पूछेगा कि भाई किस के लिए कितना परसेंट राशि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं एक मुश्त। तो ये सब जो है एग्जाम में काफी सारा पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, हो जाएगा आप लोगों को लर्न ये वाला। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे।
ये देखो फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर ऐसा बोला गया कि भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, 1385 रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें से 870 को इन्होंने काफी हद तक सॉल्व भी कर दिया है। काफी हद तक जो जितनी भी चीजें आती थी उनको सॉल्व वगैरह करना शुरू कर दिया है। अगला आता है भाई प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है और ये कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो अभी जो राज्यसभा के हमारे चेयरमैन है जगदीप धनखड़, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभी जो टीएमसी के दिरेक बिरेन और आप जो है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, उनको यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी का उनके खिलाफ कंप्लेंट आई। देखो प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। अगर आप एमपी हो तो आपको कुछ विशेषाधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितने भी सदस्य हैं उनको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं जो बाकी लोगों को नहीं होते, उनके पास होते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आप उन अधिकारों का गलत फायदा उठाते हो, चाहे आप लोकसभा में उठाओ चाहे आप राज्यसभा में उठाओ, तो उसे कहते हैं ब्रीचिंग ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार का उल्लंघन, और ये जो है दंडनीय अपराध के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आई है कि आप अगर उनको ऐसा लगता है तो आप सबमिट कर सकते हो रिपोर्ट को, और सबमिशन करने के बाद उसके ऊपर जो है पूरी कार्यवाही की जाएगी, और उस कार्यवाही में तय किया जाएगा कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। वो डिपेंड करता है कि उस जगह के जो चेयरमैन है या जो स्पीकर है राज्यसभा लोकसभा के, वो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ये एक पूरा केस चल रहा है। इसको आप लोग दिमाग में रखना, ऐसा भी होता है। और अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है, नॉट ओनली राघव चड्ढा, और भी आ रहे हैं। तो पता है क्या इल्जाम लगाया गया है कि ये जो एक होता है ना कि आपको किसी एक सदस्यों की यहाँ पर वो लेकर के आने, साइन कराया हुआ बिल को लेके आना है, आपने जो साइन करने, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने, ऐसे जो है 5 राज्यसभा के एमपी का साइन फॉर्ज किया है। फॉर्ज का मतलब जबरदस्ती साइन कर दिया। ठीक है, इन पे फ्रॉड का ये वाला केस है। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल पर इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन करके भी बताया है कि ये क्या है। तब उन्होंने बताया है, उन्होंने बोला है कि सिग्नेचर जो है, 5 एमपी के सिग्नेचर हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के है जो, और संबित पात्रा एआईडीएमके के, थाम्बी दुरई, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि हमने उस बिल के ऊपर तो साइन किए ही नहीं है, और इस बिल के ऊपर साइन जो है वो राघव चड्ढा ने खुद से ही कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है जगदीप धांकड़ ने बोला है इसके ऊपर कि हम लोग इसके ऊपर एक कमेटी बिठाएंगे जो कि इस प्रिविलेज के ऊपर बात करेगा कि उन्होंने यहाँ पर एमपी होने का गलत फायदा उठाया है। तो प्रिविलेज मोशन उठाने की बात की जा रही है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में आर्टिकल 105 और 194 में लिखा है, क्योंकि आर्टिकल 105 एमपी के लिए है और आर्टिकल 194 एमएलए के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये होता है कि भाई आपको अलग से कुछ जो है वो मिलेंगे, कुछ मतलब आप कह लो कि आपको अलग से फायदे दिए जाएंगे। तो अगर आप फायदे यहाँ पर गलत तरीके से उठाते हो तो बस आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। आप एमपी हो तो आप किसी और एमपी के साइन तो कर नहीं सकते ना। ऐसा केस है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने साइन किए ही किए हैं, मैं ये बता रही हूँ कि भाई केस चल रहा है उनके ऊपर, ऐसा एक्यूज किया है। अभी इसके ऊपर फाइनलाइज रिजल्ट आया है। जो जो दिल्ली वाला केस चल रहा है ना अभी, दिल्ली का जो अमेंडमेंट बिल आया है उसके ऊपर ही वाली बात चल रही है। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर संसद के विशेषाधिकार को, संसद जो है अपने अधिकारों गरिमा समा बरकरार नहीं रखते हैं। अगर कभी भी संसद के जितने भी विशेषाधिकार है उनके अभाव में संसद जो है वो थोड़ा सा बाधा उनके कामों में आती है, इसलिए उसको लेकर के आया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रिविलेजेस जो हैं उन सबको दिए गए हैं जो कि भाग पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल। पता है ना ये बात, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 भारत में जो है वो पार्लियामेंट में आकर के बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस वोटिंग नहीं दे सकते। कलेक्टिव और इंडिविजुअल होती है, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति को समूह में मिलता है, व्यक्तिगत का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पे मिलता है। तो इस केस में जो स्पीकर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो सारा काम देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो अभी जगदीप धानखड़ जो है वो चेयरमैन है, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है राघव चड्ढा,
तो उनके खिलाफ यहाँ पे उसमें आया है राज्यसभा में, इसलिए राज्यसभा यहाँ के जो चेयरमैन है जगदीप धांकड़, वो इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाती है। देखो अब यूपीएससी जो है वो इस कमेटी पे आ सकता है सवाल, क्योंकि अब यूपीएससी ने 6 6 7 7 ऑप्शन देख करके पूछना शुरू कर दिया है। अभी जो यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम हुआ है, उसमें सांची स्तूप के ऊपर 6 7 ऑप्शन दिए गए थे। 6 7 स्टेटमेंट के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है। उसमें मिस्टेक पता है क्या चीज की थी? 1918 की जगह 1818 था, बस ये मिस्टेक थी। तो इतनी छोटी मिस्टेक के ऊपर यूपीएससी काम कर रही है, तो देखो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वरना भूल जाओ यूपीएससी। तो अब यहाँ पर देखो भाई, पहले तो कमेटी में क्या होता है, कमेटी जो है यहाँ पर वो दोनों हाउसेस में बिठाई जाती है। इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 राज्यसभा के होते हैं और 15 में से 10 राज्यसभा के होंगे। ठीक है भाई, और लोकसभा इस चीज को पूरा हेड करेंगे, लोकसभा के स्पीकर। और राज्यसभा के स्पीकर जो है उस राज्यसभा के चेयरमैन हेड नहीं करेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन हेड करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते, तो वो कमेटी में नहीं जाते। डेप्यूटी चेयरमैन उस कमेटी के हेड बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से पूरा फैक्ट्स और रिपोर्ट्स यहाँ पे जो है शामिल की जाती है और बताई जाती है। तो ये हुआ है पूरा एक प्रिविलेज मोशन। तो इसका मंडे को वोट हुआ था पूरा, और उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए कि उन्होंने भाई 5 एमपी के गलत तरीके से वहां पे साइन किए हैं। तो मोशन जो है वो आगे फिर फॉरवर्ड किया गया बिल, और उसके लिए अब सिलेक्ट कमेटी बिठाई गई है, और वो कमेटी यहाँ पर देख करके आए हैं और पूरा ये देख रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से इस पे सॉल्व करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो वो तो पता चल जाएगा अपने को कि क्या है। अभी उन पे इल्जामात हैं, अब इल्जामात को वो कैसे सही करेंगे, क्या उसके ऊपर की स्टोरी है, वो सब तो हम आगे ही पढ़ेंगे। अभी तो हम उसके ऊपर कुछ पढ़ नहीं सकते। ठीक है भाई, जैसे जैसे इसके ऊपर न्यूज आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि उन्होंने क्या इसके ऊपर बात कही है। एक बार मैं भी उनका बयान पूरी तरीके से सुनूं, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी समय ये बयान आया है। तो मैं एक बार उनका जो है बयान भी पूरी तरीके से सुनूंगी, फिर मैं आपको पूरा यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। हमारे धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। एस जयशंकर कौन है? ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दोनों ने मिलकर के स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर, जिसका ये मतलब है कि दिल्ली या इंडिया को हम लोग हब ऑफ एजुकेशन बनाने वाले हैं, ताकि हमारे यहाँ पर भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, वैश्विक मापदंडों के अनुरूप कम लागत में देने वाली जो शिक्षा है वो हम प्रदान कर सके। उसे हम कहते हैं स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ठीक है भाई, जिसके अंदर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आके पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों ने गुजरात में ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी है, बट स्टिल हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिया को एक हब बनाया जाए, जो कि नहीं है। जैसे यूजी प्रोग्राम्स हो गए, पीजी हो गए, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स हो गए, इनमें अभी हम लोग बहुत ज्यादा हब के रूप में नहीं निकल के आए हैं। उनको लाने की जरूरत है। एकेडमिक डाइवर्सिटी, शैक्षणिक विविधता को शामिल करने की बेहद जरूरत है। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा, यूनिवर्सिटी उतनी की उतनी आज तक, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। आप अपने इंस्टीट्यूट और अपने कोर्सेज की प्रेफरेंस में आप नहीं जॉब ले पाते हो, अपना आप एडमिशन नहीं ले पाते हो। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूट्स की आपस में पार्टनरशिप करा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में पैसा जो है यहाँ पर एक दूसरे को दिया जा सकता है। तो यही है, पार्टनर करने के लिए भी एक प्रावधान जो है इसके अंदर बात की गई है। और प्रीमियर एजुकेशन हम भारत को बनाया जाएगा। प्रीमियर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अलग से शिक्षा केंद्र भारत को स्थापित किया जाएगा। तो बस सीधी सी बात है इसके अंदर, इसको याद रखिएगा, इजी है ये, सीधा याद रखना स्टडी इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अमेरिका में जो है जितने भी तापदीप्त प्रकाश होते हैं, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स होते हैं, उनको प्रचलन से हटा दिया गया है। तो बात यह है कि वहां पर इन बल्ब्स की जो इतनी महानता हुआ करती थी, और वही सेम हम लोग अपने इंडिया में भी अपना रहे थे, फ्री में एलईडी बल्ब्स दे रहे थे, तो क्यों यहाँ पे उनको हटा दिया? ठीक है, अब क्या है, अमेरिका में एक नया कानून आया है जिसमें तापदीप्त जो बल्ब होते हैं इनकी बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया है पूरी तरीके से, लेकिन ऐसे बल्ब जो 40 से 100 मेगावाट की शक्ति रखते हैं उनको यूज करना एक कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, 40 से 100 वाट के बीच में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो बल्ब्स होते हैं यहाँ लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, एलईडी बल्ब हमारे घर में भी हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज में भी होते हैं और इंडस्ट्रीज में भी होते हैं।
क्यों? क्योंकि एनर्जी सेव करने का बहुत अच्छा स्रोत है, जिसके लिए सरकार ने एक अलग से स्कीम भी लागू करी थी कि आपको फ्री में एलईडी बल्ब्स बांटे जाए। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी बचाती है। ठीक है। और इनकैंडेसेंट बल्ब्स क्या होते हैं? जो कि येलोइश लाइट के होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी जगह नहीं होती, जो बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स हो गए, कैफे हो गए, क्लब्स हो गए, वहां पे जो है ये इसको यूज किया जाता है। ठीक है। इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो 10% ही एनर्जी को लाइट में चेंज करते हैं, बाकी हीट जनरेट होती है, आपको पता है ना उससे। तो इनकैंडेसेंट जो है ना वो हीट लेके आते हैं। वहां पे आपने देखा होगा, आप येलो लाइट के पास खड़े हो गए, आपको एक तपिश सी महसूस होती है ना। किसी कैफे में चले जाओ, अगर वहां एसी ना हो तो यार एक तपिश सी महसूस होती है उन बल्ब्स की वजह से। तो ये है कि वहां पर ये बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, एक माहौल बहुत अच्छा बना देते हैं, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं वहां पे लगाना। और सबसे बड़ी बात है, सस्ते बहुत होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा टेक्नोलॉजी लगी नहीं होती है। तो क्या होता है कि कोजी कोजी सा एनवायरनमेंट, एक नरम रोशनी आती है, आरामदायक वातावरण बन जाता है। और सस्ते बहुत होते हैं एलईडी में। एलईडी महंगे हैं क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी के बनते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज इसके खूब ज्यादा है, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा जो है लाइट वेस्ट होती है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर वहां पर अच्छा तो लगता है देखने में, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि एलईडी बल्ब यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए सरकार ने बहुत बार कहा है, लेकिन उनका वो क्या है कि बस एक ही लाइट यहाँ पे व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर के बल्ब्स होते हैं, बस एक वही लाइट को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, उसमें खास कुछ चेंजेस आते नहीं है। तो बहुत अच्छा नहीं लगता, जैसे घर के अंदर होता है वैसे आपको कैफे में लगेगा, इसलिए वो चीज वहां से हटा दी गई थी। ठीक है। एलईडी बल्ब जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके बने होते हैं। ये एनर्जी की जो लाइट होती एनर्जी होती है उसको 80 से 90% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। लाइट क्वालिटी अलग अलग कलर में कई बार आते हैं, हर जगह नहीं आते, लेकिन अगर आपको एलईडी टेक्नोलॉजी के अच्छे कलर चाहिए, स्मार्ट लाइट चाहिए, थोड़ी सी महंगी आती है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत महंगी आती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा महंगी आती है, हाँ कुछ महंगी आती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा महंगी आती है। ठीक है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, जीवन काल काफी अच्छा चल जाता है, 25,000 से 50,000 घंटे तक ये आराम से चल सकता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। इको फ्रेंडली भी होते हैं, बिजली का बिल भी कम लेकर के आते हैं, लेकिन वही है कि इनको खरीदना बड़ा महंगा हो जाता है। और इनमें एक ब्लू लाइट आती है बाहर, नीली रोशनी आती है, उस नीली रोशनी को ऐसा कहा जाता है कि आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा प्रभाव दे सकती है ये। तो बस ये है थोड़ी सी इसके अंदर चीजें, बाकी तो देखो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है एलईडी। सरकार ने उजाला योजना इसी के लिए स्टार्ट करी थी कि भाई आपके अंदर जो है उजाला योजना लेकर के आएंगे इसी के लिए। तो इसको याद रखिएगा भाई, एलईडी बल्ब्स इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। ठीक है। लास्ट आर्टिकल है हमारा, जो कंप्यूटर और लैपटॉप है उसके ऊपर सरकार ने उसके इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग अपने इंडिया के आईटी हार्डवेयर को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको पीआईएल दे रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई। मतलब कि आपको जो है उस उत्पाद को बनाने पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसलिए हम बाहर से कम मंगवाएंगे, ताकि क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बढ़े, और विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है भाई। सुरक्षा के उपाय भी यहाँ पर लेके आए जा रहे हैं कि भाई पुराने और हमारे जितने भी डेटा है उनको यहाँ पे खतरा है, उसकी वजह से हम लोग बाहर से चीजें नहीं, अपने इंडिया से ही चीजों को बनवाएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब जो इम्पोर्ट करने वाले हैं वो अब यहाँ पर लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, और जो भी आप लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, छोटे छोटे सी जो चीजें होती है उस पर बहुत ज्यादा जो है ड्यूटी अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पर एप्पल, लिनोवो, एचपी, एसस, एसर, सैमसंग, इनको यहाँ पर अपना बेचने के लिए थोड़ा सा अपना प्राइस के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे लेने से मना कर रही है। ठीक है। मतलब ये नहीं कह रही कि बिल्कुल रोक रही है, पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। तो जितने भी यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले यहाँ पे लोग हैं, अब इसको अपने हाथों हाथ अभी नहीं लेकर के आए हैं, लेकिन ये है कि भाई सेल्स और डिस्काउंट जो होंगे उस पर थोड़ा सा फर्क अब पड़ने वाला है। अब थोड़ा सा प्राइजेस जो है वो देखने को आएंगे कि किस तरीके से महंगे होते हैं या कम होते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से पूरा हार्डवेयर ये चल रहा है। और ये जो पूरा एक सरकार स्टेप ले रही है, ऐसा नहीं कि इसके पे कुछ गलत हो रहा है, हम अपनी सिक्योरिटी, अपने रिस्क को देखते हुए इस पूरे बिल को लेकर के आ रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर
ये बिल को देखते हुए हम ये सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से लेकर के आ रहे हैं। WTO के कंसर्न्स भी, इसमें से कुछ भी हमारे हार्म नहीं हुए हैं। ठीक है, चलो आज की क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो है समुद्रयान प्रोजेक्ट। चंद्रयान तो भाई चला गया चांद पर, वो तो बढ़िया हो गया। अब ये समुद्रयान है जो कि इंडिया का मैन्ड मिशन होगा। यहाँ पर भारत का मानव युक्त मिशन है। भारत के जो लोग होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो पानी में उतरेंगे गहरे समुद्र में और वहां पे जाकर के पूरा एक स्टडी करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंप्लीमेंट करवा रही है। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट में ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। पहला मैन मिशन है गहरे समुद्र के लिए, बेसिकली ज्यादातर तो जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, वहीं पर ही जाने वाले। ठीक है भाई, क्लियर होगी सारी बातें। ये देखो, इंडिया ओन क्रॉलर टू वॉक द ओशन बेड। ओशन बेड में जाने के लिए हम खुद ही यहाँ पर क्रॉल कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है। सबमरीन यहाँ पे जाएंगी, 6000 मीटर की डेप्थ तक जाएंगी, 72 घंटे तक पानी में रहेंगी। और असल में ये प्रोजेक्ट जो है वो 2021-22 में रियलिटी बनता, पर अभी तक बना नहीं था। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लेके आना है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, मतलब मैग्नीज के नोड्यूल्स जो है वो लेकर के आने, ताकि उनका इस्तेमाल हम लोग टेक्नोलॉजी में कर सके। ठीक है भाई, तो समुद्रयान मिशन याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि मयूरभंज ओडिशा में बनता है। ओडिशा के अंदर सिमलीपाल, याद रखिएगा, इसमें हाल फिलहाल में आग भी लगी थी, फॉरेस्ट फायर जिसको हम कहते हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में डिक्लेयर हुआ था। यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में भी ये शामिल है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। ठीक है भाई, न्यूज में रहता है किसी ना किसी चीज के लिए, इसलिए ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये था आपका आज का पूरा आर्टिकल, इसको कंप्लीट करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय।